Diet is all about mental state. Obesity is a lifestyle disorder. मोटापे से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? कोई भी व्यक्ति कोमा तक में जा सकता है. Carbohydrate is our brain's food. खाने को लेके मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हमेशा कुछ ना कुछ मंचिंग कुछ खाते रहते हैं. वो क्या है, वो आदत है या फिर वाकई उनको ज़्यादा भूख लगती है, इस वजह से वो मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं? फैट सेल्स हमारी बॉडी में कितने होंगे ये बाय बर्थ डिसाइड हो जाता है. आजकल बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग. इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन गुड हेल्थ इज मेड इन किचन. जो भी डाइट हो इट शुड बी ट्रेडिशनल, रीजनल, कल्चरल एंड सीजनल. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपनी हेल्थ के बारे में चिंता छोड़ दीजिए, वो फिर डॉक्टर्स देखेंगे. ये पैकेज्ड फूड जितने हैं, डब्बा बंद चीज़ें आती हैं बाहर से, जो भी आप खाते हैं, उनका कितना रोल है? वो आपको धीरे धीरे ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जानता हूँ, जो ये कहते हैं कि मैं तो जी खाना बहुत कम खाता हूँ, फिर भी मेरा जो है वेट बढ़ता जा रहा है. कम खाना इज नॉट द सॉल्यूशन और ज़्यादा खाना इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन. इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया की गहराई. ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई. दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी छोटी छोटी गलतियां या लम्हों में की हुई गलतियां बड़ी बन जाती हैं, विभत्स बन जाती हैं. मोटापा उन्हीं में से एक है. और मोटापे को ठीक करने को लेकर तमाम तरह के फैंसी तरीके बताए जा रहे हैं, लेकिन एक सही तरीका भी है, परमानेंट तरीका भी है, और इसी को आज हम डिस्कस करेंगे. एक कंप्लीट पॉडकास्ट होगा ओबेसिटी को लेकर, और जिस मेहमान को आज हम इसके लिए लेकर आए हैं, वो उन्हीं के लिए मैंने ये लाइन बोली थी कि हम डूब के समझे हैं दरिया की गहराई. वो खुद भी इस प्रॉब्लम में रही हैं, इससे बाहर निकली हैं, और भी कई तरह की बीमारियां रही हैं, उससे भी बाहर निकली हैं, और बात इतनी ही नहीं है, वो और लोगों को भी बाहर निकाल रही हैं. अद्भुत है. ये पॉडकास्ट आपको अंत तक देखना है. और हाँ, अगर इस पॉडकास्ट के लिए, इस चैनल के लिए आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही गेस्ट को, ऐसी ही नई बातों को हम आपकी ज़िंदगी में जोड़ते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को. और आज की हमारी मेहमान हैं डाइटिशियन निधि मेहरा मैम. निधि मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू, और इतने सुंदर डिस्क्रिप्शन के लिए आप डिजर्व करते हो मैम. आप डिजर्व करते हो. जब मैं आपको सुन रहा था, पढ़ रहा था, देख रहा था, तो ये दिखा, और मेरे लिए आप एक बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उससे भी इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि आप उस गहराई तक खुद गए हो, उससे बाहर निकले हो, और लोगों को आप लाभ पहुंचा रहे हो. बहुत बड़ी बात है. मैम, सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बताइए कि ये आपको जो प्रॉब्लम हुई वो क्यों हुई, और कौन कौन सी वो प्रॉब्लम थी जिसने आपकी ज़िंदगी को पूरी तबाह कर रखा था. और मैंने पढ़ा है कि आपको ब्रेन स्ट्रोक तक रहा, जिसमें पूरा हाफ हिस्सा जो है वो पैरालाइज हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, और आपको देखकर बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि आप इस तरह की प्रॉब्लम में रही हो. जी, जर्नी की बिगनिंग मैं एक स्टार्ट करती हूँ, बिगनिंग से बताती हूँ. 2004 से मेरे को प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी. इट स्टार्ट विथ अर्ली जॉन्डिस. जॉन्डिस के बाद मुझे सडनली जॉइंट पेन होने लगा, और मैं एक रात बाथरूम में गिर गई, और फिर मैं खड़ी नहीं हो पाई. तो उसके टेस्ट वगैरह कराए गए तो पता लगा कि र्यूमेटिक फीवर है. र्यूमेटिक फीवर जैसा कि हम सभी जानते हैं वो हड्डियों या जोड़ों के दर्द से रिलेटेड होता है. अच्छा, जैसे अर्थराइटिस में रूमेटॉइड अर्थराइटिस वो अलग होता है, रूमेटिक फीवर अलग होता है. ये स्ट्रेप्टोकोकी बैक्टीरिया हमारे गले में इन्फेक्ट करता है, उससे होता है. और उसके लिए मुझे पेनिसिलिन के इंजेक्शंस दिए गए, जो मुझे अदर डिजीज़ में कंटिन्यू होता रहा. जैसे उसके बाद मुझे हार्ट डिजीज़ हुई. ठीक है, क्योंकि इट बाइट्स द हार्ट एंड लिक्स द जॉइंट, ऐसा कहा जाता है र्यूमेटिक फीवर के लिए. तो इट स्टार्ट्स द वर्क. तो ये मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपको इतनी सारी प्रॉब्लम हुई, उस पर बहुत आपने काम किया और उससे बाहर निकली है. आपको रीज़न क्या समझ में आया, क्या वजह रही जिसकी वजह से आपको इस तरह की प्रॉब्लम आई? रीज़न मेन था लैक ऑफ अवेयरनेस, अनहेल्दी ईटिंग, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस. तो ये आप मानती हैं कि जो आपकी डाइट और आपकी मेंटल स्टेटस वो काफ़ी बड़ा रोल निभाता है ओबेसिटी में? यस, डेफिनेटली. डाइट से भी ज़्यादा पहले इट्स ऑल अबाउट आवर मेंटल स्टेज. डाइट इज़ ऑल अबाउट मेंटल स्टेट.
मैं अपने क्लाइंट्स को क्लियरली बोलती हूँ कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं तो आप मत आइए मेरे पास, मुझे नहीं चाहिए पैसा। पहले आप मेंटली प्रिपेयर होइए कि आपको 100% अपने आप को ठीक करना है। मुझे ट्राई करने के लिए, अपने आप को ट्राई करने के लिए मत आइए मेरे पास। तो इट्स ऑल अबाउट आवर माइंड। एक बार हम माइंड को कंट्रोल करना सीख गए तो बॉडी अपने आप अलाइन हो जाती है। वो कहा भी जाता है ना कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, एंड वाइस वर्सा वी कैन सी दैट। वेरी ट्रू मैम। एक बार मैं ये भी समझना चाहूँगा मैम आपसे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मोटे दिखते हैं और वो उसको नहीं मानते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर ओबेसिटी, मोटापा अगर आपको है तो कई सारी बीमारियों के लिए आप द्वार खोल देते हो, गेट खोल देते हो, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो थोड़ा सा आप बेहतर तरीके से समझ रहे हो, ये बताओ आपकी मोटापा, ओबेसिटी कहेंगे किसको बोलेंगे कि उसको ये प्रॉब्लम है? हाँ, आपके 2 क्वेश्चन है अरविंद जी। ओबेसिटी किसको कहेंगे और क्या जो पतले दिख रहे हैं वो एक्चुअली में फिट है? तो मैं इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर पहले करती हूँ। जो पतले दिख रहे हैं, स्लिम इज नॉट ऑलवेज फिट। अच्छा। इसके पीछे की एक हमारे पास स्टोरी भी है और वो अभी शेयर करते हैं इसके बाद। और ओबेसिटी इज अ डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। It is not a disease. There is a difference between a disease and a disorder. Disease is when you are at dis-ease. We have medical team for that. You can take medicines for disease. And for disorder, doctor also prescribe lifestyle changes. अगर डॉक्टर्स के पास आप किसी तकलीफ में जा रहे हैं, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अगर डॉक्टर को आपको ये बताना पड़ रहा है दवाई देने की जगह, पिल्स देने की जगह, जो उनका काम है कि आप अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करिए, या आप आपको खाना आपको डॉक्टर को बताना पड़ रहा है आपको, तो वो आप वहाँ पे अलर्ट हो जाइए। तो ये डिसऑर्डर आप बता रहे हो कि डिसऑर्डर है, लेकिन ये डिसऑर्डर अगर आपको है तो आप डिजीज को भी तो न्योता दे सकते हो। बिल्कुल। इट लीड्स टू डिफरेंट डिजीजेस। लाइक हाइपरटेंशन हम लेते हैं। हाइपरटेंशन दिस इज अ डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू स्ट्रेस। ओके, तो इसमें हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स पे फर्क पड़ता है। लाइक मेरे को हाइपरटेंशन से ही ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। सेरेब्रम में 3 क्लॉट्स आए थे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को किडनी पे करता है, और मेरे पास रिसेंट एक क्लाइंट आया, उनको आईज पे करा था। अच्छा। उनको दिखना बंद हो गया था। एंड ही इज एसोसिएटेड एट अ वेरी हाई पोस्ट इन अ रिनाउंड कॉर्पोरेट। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब ऐसे लोग भी हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो मोटे हैं, मोटे दिखते हैं, बट वो नॉर्मली लेते हैं चीज़ों को कि मैं ऐसा ही हूँ। लड़कियाँ भी हैं, महिलाएं भी ऐसी हैं जो मोटी दिख रही हैं, मोटी होती जा रही हैं, बट एक नया ट्रेंड भी चल पड़ा है जो रील्स में चलता है कि भाई मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही लाइक करो। मतलब उसके लिए कोई कोशिश नहीं है कि वो प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा उसकी ये सीरियसनेस को आप बताइए। देखिए, सीरियसनेस इतना है, आपको भी पता है, सबको पता है कि मोदी जी तक को बोलना पड़ा कि आने वाले 2050 में इंडिया जो है 2nd लार्जेस्ट कंट्री रहेगा मोटापे को लेके। अरविंद, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अच्छी बात है, पॉजिटिव सोचना अच्छी बात है, अपने बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है। आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं, सब आपके बारे में ऑटोमेटिकली वैसा ही सोचने लगते हैं कहीं ना कहीं। ये हम सभी जानते हैं। थिंक पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में हमें अपनी कमियों को इग्नोर नहीं करना है। अब चलन चला है ट्रेंड में, रील्स में, जैसे आपने बताया, बॉडी शेमिंग। ठीक है, हम जब बच्चे थे क्लास में आराम से बोलते थे मोटी, मोटा, सब एक दूसरे को बोला करते थे। ऐसा बॉडी शेमिंग जैसा कोई वर्ड हमने नहीं सुना था। अब कुछ टाइम से हो गया है कि बॉडी शेमिंग नहीं करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी बात भी है, कहीं ना कहीं ये एक बुरी बात भी है। कुछ लोगों ने इसको अपने मोटे रहने का एक एक्सक्यूज बना लिया है। वही मैं उसी के लिए अलर्ट करना चाहता हूँ कि आप बेहतर बता सकते हो कि भाई आने वाले टाइम में आप इस तरह से आप जी रहे हो तो ऐसे ही नहीं रहने वाला है, और भी वर्स्ट होता जाएगा। अगर आप फीमेल हैं और आपका BMI 27 अबव 27 जाना शुरू हो गया है, तो आप ओबेसिटी की तरफ लीड कर रहे हैं। 29 हो जाता है तो हम ओवरवेट कहते हैं उसको। ठीक है, और अगर आप मेल है तो उसमें भी ओबेसिटी की डिफरेंट क्लासेस होती हैं। उसमें हम उनको सबसे पहले वो ओवरवेट उस क्लासिफिकेशन में आते हैं, फिर उसके बाद वो ओबीज क्लास 1 में आते हैं, ओबीज ग्रेड 2 में आते हैं, ओबीज ग्रेड 3 में आते हैं। मोस्टली जो क्रिकेटर्स होते हैं जैसे विराट कोहली हो गए, जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, उनको अपना फैट परसेंटेज बिलो 12
% रखना होता है। अच्छा। जो उसकी वजह से उनके एब्स दिखते हैं। किसी को भी अपना एब्स बनाना है, दिखाना है, तो उनको फैट % बिलो 12% लाना होता है। तो ये आप इसको मापने का तरीका क्या है? मतलब मेडिकली हमें डॉक्टर के पास जाना होता है या खुद से भी समझा जा सकता है कि हाँ आप ओबीज हैं या नहीं हैं? देखिए, अभी बहुत सारे हमारे पास फैसिलिटीज़ हो गई। आप गूगल पे जाके अपना BMI भी सर्च कर सकते हैं। यू विल गेट द BMI कैलकुलेटर ओवर देयर। उसमें आपकी हाइट इन सेंटीमीटर्स पूछेगा, वो भी आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको फीट में पता है और सेंटीमीटर्स में नहीं पता है एक्यूरेट, तो यू कैन सर्च फ्रॉम देयर। तो अगर आपका BMI, उसमें आपका सारे रेंजेस भी आ जाते हैं। अच्छा। वो एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं, हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग सभी के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा, कोई अगर जिसको बोलते हैं खाते पीते टाइप्स दिख रहा है, तो उसको भी ओबीज ही बोलेंगे या फिर कुछ लोग होते हैं जो जिनकी बिल्ट अच्छी हो तो उनको ओबीज नहीं बोल सकते हैं? मैं एक बहुत फेमस चीज़ कहती हूँ, ओबेसिटी, प्रॉस्पेरिटी लीड्स टू ओबेसिटी। ठीक है, हमें दिखते हैं बहुत मोटा मोटा पेट लेके लोग घूम रहे हैं, तो हम उनको बोलते हैं भाई ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है तुम्हारे पास, तुम बहुत फ्लाइट्स में इधर से उधर जा रहे हो, तुम्हारा पेट निकल रहा है, थोड़ा सेहत पे भी ध्यान देख लो। ठीक है, तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा। दिख रहा है तुम्हारी सेहत से। तो ओबेसिटी कोई भी प्रोस्पेरिटी के लिए एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेल्थ कभी भी आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपनी बॉडी से ही बाकी सारे काम करने हैं। तो यू शुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। तो ये सिम्टम्स है ना कि अगर आप का वजन बढ़ रहा है तो इट मीन्स कि कुछ गलत होने जा रहा है, आपको अवेयर अलर्ट होने की ज़रूरत है, अपने पे काम करने की ज़रूरत है। राइट, अगर वजन बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो एक सिम्टम है। इट कैन बी टेम्परेरी ऑल्सो एंड इट कैन बी परमानेंट। जितनी जल्दी में जल्दी उसको समझ लिया जाए, जितना शुरू में उसको पकड़ लिया जाए और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देना, तो उतना अच्छा है। अब 2 सवाल और मैं रख ले रहा हूँ अभी। एक तो कि मोटापे से कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, ज़रा ये बताइए, ख़तरनाक भी बीमारियाँ। और दूसरा इसके अगर कारण की बात करें तो वो कारण कौन कौन से, फैक्टर्स कौन कौन से हैं? बेसिकली ओबेसिटी से सभी को पता है डायबिटीज़ होने का बहुत चांस है। जितना ज़्यादा हमारा वेस्ट टू हिप रेशियो बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा हमें हाई कोलेस्ट्रॉल होगा पहले, और हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ता जाएगा। वो होता है सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, क्योंकि हम सब बने पड़े हैं आजकल डीजेस, डेस्क जॉकीज। आप हो गए, हम हो गए, हमारा काम ही ऐसा है, एकदम अभी का रूटीन ही ऐसा है, मैक्सिमम बैठ के काम करना है। शहरों में तो आप देख लो ना, मतलब लोग, मुझे लग रहा है कुछ 100 कदम भी नहीं चल पा रहे हैं आजकल। राइट। जैसे लोग शहरों में रह रहे हैं कि लिफ्ट में ही रहना है, फिर गाड़ी में जाना है, फिर ऑफिस में भी वही सिस्टम है। मेरे पास क्लाइंट्स जुड़ रहे हैं तो वो बोलते हैं कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हमारे पास टाइम नहीं है। एक तो लोग ये बहुत बोलते हैं टाइम नहीं है। जब भी मेरे पास कोई इस कंप्लेंट के साथ आता है कि टाइम नहीं है हेल्थ के लिए, क्या करते तो मैं सबसे पहले तो उनका फ़ोन का स्क्रीन टाइम दिखवाती हूँ कि ठीक है, अपना स्क्रीन टाइम मुझे दिखाइए, फिर हम बात करते हैं टाइम है कि नहीं। वो निकलता है 3 आवर्स इंस्टाग्राम, 1 आवर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया रील्स। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कैसे देख पा रहे हैं? बताओ, आपके 3 घंटा पास वहाँ दे सकते हो, 1 उसके लिए टाइम है, लेकिन अपनी हेल्थ को, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। वी ऑल हैव 24 आवर्स इन अ डे। हम करते हैं मैम, ये भी करते हैं, लेकिन तब जब बहुत देर हो जाती है या कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जहाँ आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रह जाता है, राइट, अब तो करना ही करना है, लेकिन फिर वहाँ जाना ही क्यों? क्योंकि हर कोई तो वहाँ से लौट के आ नहीं पाता है। कई वैसे भी होंगे जो ऐसी बीमारियां भी है जो बहुत मुश्किल पैदा कर देंगी। तो इसी वजह से हमें पहले ही डाइट पे फोकस करना है। डाइट जो है वो वर्ड डायटा से, it's derived from Greek word dieta. It means the way of life. तो डाइट का मतलब ये नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं कि कोई डाइट पे है तो बहुत टॉर्चर हो रहा होगा, वो ये बेचारी तो डाइट पे है, ये कैसे पार्टी में जाएगी, सॉरी मैं पार्टी में नहीं आ सकती, यार मैं तेरे बर्थडे में नहीं आ सकती, मैं तो डाइट पे हूँ, मैं तो कुछ खा भी नहीं पाऊंगी, मैं तो कुछ खा भी नहीं पाऊंगा, मैं तो ड्रिंक भी नहीं ले पाऊंगा, मैं तो बहुत डाइट पे हूँ। डाइट इज नॉट अबाउट बीइंग हंग्री, डाइट इज अबाउट ईटिंग राइट। और जो बहुत सारी फैट डाइट्स हम आजकल देखते हैं, ओमेड डाइट, एटकिंसन डाइट, कीटो डाइट एंड मोनो डाइट्स, ये सब डाइट फैट डाइट्स नहीं है। कई तो ऐसे वो डब्बाबंद चीजें भी मिलती है, पैकेट्स मिलते हैं जिन पे डाइट लिखा होता है। वो एक अलग टॉपिक है, अभी हम फैट डाइट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ओमेड डाइट जैसे अभी बहुत ट्रेंडिंग है। मैंने रिसेंटली देखा करण जौहर सर ने एक वीडियो में बोला ओमेड डाइट के बारे में। मे बी उनको सूट करी हो, उनके डाइटिशियन या उनके न्यूट्रिशनिस्ट ने वो उनको किसी रीज़न से, मेडिकल कंडीशन, वो हमें नहीं पता है। तो डाइट कभी फैंसी नहीं हो सकती,
डाइट वो होनी चाहिए जो सिंपल हो, सस्टेनेबल हो। इन शॉर्ट ओमेड डाइट में क्या होता है? S2 बोलते हैं हम। ओमेड इज बेसिकली 1 मील अ डे। अच्छा। फैट वर्ड बहुत लूजली यूज किया गया है इन न्यूट्रिशन साइंस। दीज आर लेबल्ड डाइट्स। These are labeled diets. Labeled, it is used for medical conditions only. Few medical conditions. जैसे ओमेड डाइट होता है हाइपोग्लाइसीमिया के लिए, टाइप 2 डायबिटीज के लिए। मोनो डाइट होता है हमारा जिसको हम कोई एक चीज या 2 फूड ग्रुप्स एलिमिनेट करते हैं टू डायग्नोज द एलर्जी, फाइंड आउट कि एलर्जी किससे हो रहा है। इसके अलावा पेलियो डाइट हमने नाम सुना है। It is for multiple sclerosis treatment and keto diet is for mitochondrial treatment. तो ये सब diet are label diet, not fat diet. Diet can never be fancy. Fancy is for temporary. कोई भी चीज़ fancy करेंगे तो वो temporary होगी and simple is for sustainable. तो मतलब ये डाइट हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन These are label diets. हो सकता है कभी डॉक्टर्स ने दिया हो पर्टिकुलर कंडीशन में ओमेड डाइट, उससे वेट लॉस भी हो गया हो। जैसे ओजेम्पिक मेडिसिन है, वो किसी और पर्पज से है, उनसे वेट लॉस भी हो गया है, बट लोगों ने वो उनकी मेडिकल कंडीशन है, हो सकता है उस पर्सन की उस टाइम रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो हमें कोई भी ऐसे डाइट्स, अगर हमें कोई डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट ऐसे कुछ डाइट्स दे रहे हैं, फैंसी डाइट्स, तो आपको वहीं पे अलर्ट हो जाना है। डाइट वो होनी चाहिए जो इट शुड नॉट बी फैट, इट शुड बी फिट, इट शुड फिट इन योर लाइफस्टाइल, इट शुड फिट इन योर लॉन्ग टर्म हैबिट्स, इट शुड फिट इन योर प्रोफेशन एंड टाइमिंग्स। तो हमें कोई भी, अगर हम ये वाली डाइट्स भी लेते हैं तो कोई भी डाइट, नॉट ओनली फैट डाइट्स, हमें ये पता होना चाहिए अगर हम कोई लेबल डाइट्स ले रहे हैं तो कब लेना है, किसको लेना है, क्यों लेना है और कितने टाइम तक लेना है, एंड इट शुड बी अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन ओनली। एंड फॉडमैप डाइट भी है जिससे लोग फिर से फैट डाइट के रूप में कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। वो होता है फ्रक्टोज इंटॉलरेंस के लिए। सो इट शुड बी यूज्ड इन दैट वे ओनली फॉर मेडिकल पर्पसेस। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप अपना वेट कम करना चाह रहे हैं या बैलेंस करना चाह रहे हैं तो सबके लिए कॉमन डाइट चार्ट तो नहीं हो सकता? बिल्कुल भी नहीं, वो डिपेंड करेगा। इसके लिए मैं एक क्लाइंट की आपको रिसेंट बताती हूँ। मैं जैसे मेरी टीम है जो क्लाइंट शेड्यूल करती है मेरे लिए, तो उन्होंने क्लाइंट कॉल शेड्यूल करी, तो उसमें मेरे पास एक लेडी ने, शी वॉज फ्रॉम दुबई, उन्होंने लेडी ने कॉल करके मुझे बोला कि मैम आप कौन सी वाली कीटो डाइट देते हैं? अच्छा। तो आई सेड कीटो डाइट, ये किसने बताया? मैंने तो ऐसा कहीं आपको मेंशन नहीं किया था मैसेज में, ना मेरी टीम ने कुछ ऐसा बोला है आपको। कीटो डाइट क्यों दूंगी मैं आपको? मे बी इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय यू। तो शी सेड कि इससे पहले वो किसी डाइटिशियन से कांटेक्ट में थे, वो कीटो डाइट देते थे और उनको, उनकी फ्रेंड को और उनके हस्बैंड को सबको सेम डाइट देते। जो हमारा गट माइक्रोबायोम होता है वो हर किसी का यूनिक होता है, इट्स लाइक आवर फिंगरप्रिंट। तो हम सबको उनकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, उनके गट के अकॉर्डिंग, गट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, हो सकता है किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है दूसरे पर्सन को ना हो। Exactly. ठीक है, तो सबकी मेडिकल कंडीशंस, ब्लड मार्कर्स देखने होते हैं, सबकी कस्टमाइज्ड डाइट बनती है अगर वो एक्चुअली में वर्क करती है। अगर मैं सबको कीटो डाइट जैसे वो दे रही थी ऐसे देने लगूं, डेफिनेटली मैं वो रिजल्ट दिखा दूंगी उनको। 10 kg तक भी चला जाता है कीटो डाइट से। अच्छा। 10 kg तक भी कीटो डाइट से चला जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कीटो डाइट करना है। मैंने बताया लेबल डाइट है ये। ठीक है, तो वो अगर 10 kg तक नीचे चला गया, बट इट शुड नॉट बी सस्टेनेबल, वो वीकनेस करेगा और भी कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। बहुत सारी, आपको डिपेंड करता है आपकी बॉडी उसको कैसे लेती है। कीटो डाइट में क्या होता है, एक बार जरा दर्शकों को बता दें। कीटो डाइट में बेसिकली हमारे पास हाई फैट डाइट दिया जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ पर्टिकुलर फूड ग्रुप्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन बंद कर दिया जाता है। अच्छा। और जिसके अगेन नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं और साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट अगर हम बंद करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट इज आवर ब्रेन्स फूड। कार्बोहाइड्रेट क्रिएट्स ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज आवर ब्रेन फूड। आवर ब्रेन वर्क्स ऑन 80% ऑफ ग्लूकोज। अगर हम किसी को लॉन्ग टर्म में कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देते हैं तो वो, जैसा मैंने बताया कि कौन सी डाइट करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है और किसको करनी है, किसको नहीं करनी है, ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा कोई भी व्यक्ति कोमा तक में जा सकता है। अच्छा।
अगर कार्बोहाइड्रेट्स हम लंबे समय के लिए बंद करते हैं, आप ब्रेन फूड नहीं दे रहे ना, आप देखते होंगे हॉस्पिटल्स जाते हैं हम, इमरजेंसी में किसी को डायरिया हुआ तो ग्लूकोज दिया जाता है अगर उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है तो। इसीलिए क्योंकि ब्रेन डेड ना हो, वो हार्ट डेड कैन बी रिवाइव्ड बट ब्रेन डेड कैन नॉट बी रिवाइव्ड। वंस पर्सन इज ब्रेन डेड, पर्सन इज नो मोर। उसके रीज़न पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। उसमें खास तौर से अगर टेंशन की बात करें या जिस तरह से तनाव वाली ज़िंदगी है, उसका कितना रोल है ओबेसिटी में? स्ट्रेस बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनको बहुत स्ट्रेस है, शी इज़ इनटू डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन। तो मैं उनको क्लियरली बोलती हूँ अगर आप स्ट्रेस नहीं छोड़ सकते तो आप मत लो मुझसे डाइट। अच्छा, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन करनी होगी, कहीं ना कहीं आपको अपना माइंड को डाइवर्ट करना होगा थोड़ा पॉजिटिविटी के थ्रू, क्योंकि एक बार जब स्ट्रेस होता है तो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। अच्छा, कॉर्टिसोल हार्मोन जब बढ़ता है हमारी बॉडी में तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। तो आप कितना ही अच्छा खाना खा लीजिए, अगर आप अपना खाना खाते हुए टीवी देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, आपकी कंट्री हार रही है या कुछ वॉर की न्यूज़ आ रही है या कुछ बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज़ आ रही है, इसलिए बोलते हैं खाना एकदम शांति से खाना चाहिए। ना ही मोबाइल देखिए उस समय, ना ही टीवी देखिए, क्योंकि हमारा ब्रेन उस टाइम इन्वॉल्व होता है डाइजेशन में, तो ब्रेन को मैसेज नहीं पहुंचता है। लेप्टिन हार्मोन होता है जो हमारा सेटाइटी की फीलिंग देता है खाने के बाद। तो कभी कभी जब हम टीवी देखते हुए, बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे यहाँ पर हमारी ऑडियंस, कि जब हम टीवी देखते हुए खा रहे होते हैं या हम मोबाइल में कुछ देखते हुए खा रहे होते हैं, तो हमें सडनली लगता है अच्छा मेरा खाना खत्म भी हो गया, पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया यार, खा लिया मैंने इतनी जल्दी। तो हमें खाने को जल्दी नहीं खाना है, क्योंकि हमारे माउथ में कितने टीथ हैं बताइए? 32। और हमारी आंतें कितनी हैं? दो है। तो हमें आंतों का काम दांतों से नहीं करवाना है, ठीक है, और वाइस वर्सा, और दांतों का काम आंतों से नहीं लेना है। तो हमें माउथ में हर बाइट को कोशिश करना है 32 टाइम्स, ठीक है, जो कि यहाँ पे बहुत लोग फिर से कंट्रास्ट करेंगे कि नहीं हमारे पास तो टाइम नहीं, ऐसे तो हम ब्रेकफास्ट करते रहेंगे तो लंच का टाइम हो जाएगा, पूरा दिन खाना ही खाते रहें। होता है ऐसे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आदत आपको डालनी पड़ेगी, एक बार आदत डल गई तो आई हैव ट्राइड दिस एंड इट रियली वर्क्स। तो 32 बार चबाना है, लेकिन कैसे? आप अपनी रोटी को 32 या 33 पीसेस कर लीजिए। एक रोटी को। अच्छा। लोग बोलते हैं हम 4 पीस में खा लेते हैं। हाँ, इतना यूजुअली होता है, 4 करते हैं, 5 करते हैं, खा लेते हैं। कितना देर कौन लगाएगा? कितनी देर में आपका खाना हो जाता है? मैं पूछती हूँ, 5 मिनट में हो जाता है। 5 मिनट सिर्फ आप खाने के लिए दे रहे हैं, जिसके लिए आप पूरा 10 घंटे से 12 घंटे काम कर रहे हैं, और आपको उसमें भी आपका माइंड इन्वॉल्व है कि नेक्स्ट क्या करना है, अब इसको कॉल करना है, अब उनको करना है, बॉस को रिपोर्टिंग भेजनी है, अब ये वो कहेगा, और देश दुनिया में क्या चल रहा है। हाँ, आजकल जब आप खा रहे हैं, अगर आप इस मल्टीटास्किंग इज गुड, लेकिन सम थिंग्स शुड ऑलवेज बी प्रायोरिटाइज्ड। जैसे हमारी फैमिली, जैसे हमारा खाना, ठीक है, खाना सिर्फ खाना नहीं है, ये हमारी बॉडी का पार्ट बनने जा रहा है। सही। तो हमारे जो भी हमारी बॉडी का एक पार्ट बनने जा रहा है, जो हमें एनर्जी देने वाला है बाकी सब कामों के लिए, तो इट शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस, ऐसा मुझे लगता है। अब आज नहीं देंगे तो कल कुछ प्रॉब्लम आएगी। अब जो मैं 32 बार बता रही हूँ उसको मैं 1 मिनट में बता देती हूँ, वरना वो फिर से वही होगा कि बता तो दिया लेकिन कैसे करें। हाँ, बिल्कुल। फिर बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आते हैं इससे रिलेटेड, अभी भी आए हुए हैं। जैसे मैं क्लाइंट्स जो मेरे से पर्सनली अटैच है उनको तो बता देती हूँ, समझा देती हूँ, और उनको काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। आप 32 पीसेस कर लीजिए, इतना स्मॉल पीस कर लीजिए, लाइक सम बटन और समथिंग, इतना एक पीस होना चाहिए। बेसिकली आपके नेल के बराबर भी हो सकता है। ये आयुर्वेदा में कहा गया है, ये मेरी बनाई हुई कोई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। हमेशा से हम अपनी दादी नानी से भी सुनते हैं कि खाना चबा चबा के खाना, खाओ, पूरा ध्यान से खाओ। स्कूल में हम मॉरल साइंस क्लास में भी पढ़ते थे कि खाना चबा के, बट किसी ने तरीका नहीं बताया था। उसको आप एक रोटी लीजिए, और हमेशा आप एक रोटी लीजिए एक बार में। तो रोटी खाते हैं हम जनरली इंडियन हाउस होल्ड्स में, तो उसको आप 32 पीसेस करिए काउंट करके, और हर पीस को जब आप चबाने जा रहे हैं तो आप उसको इतना चबाइए, 32 टाइम्स चबाइए। ये सुनने में ज्यादा लग रहा है, बट जब हम करेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और इनिशियली हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, बट एक बार जब हैबिट में आ जाएगा, लेकिन इस तरह से आप दूसरी रोटी का आपका मन नहीं करता है खाने का। अच्छा, इसमें टाइम लगता है, 20 मिनट्स लगते हैं अराउंड। आपका मन नहीं करेगा, वो ब्रेन में आपका सिग्नल पहुंच जाएगा कि आई एम सेटिस्फाइड,
मैंने जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो मेरे को हैरानी हो रही थी। मैंने बहुत कोशिश ज़बरदस्ती की कि मैं तो यार 2 रोटी खाती हूँ या 2 चीला खाती हूँ, तो मैं एक ही क्यों खा पा रही हूँ। तो फिर मेरा अंदर से मन नहीं हुआ और उसी में मुझे ऐसा इतना फील हुआ। ऐसे ही होता है मैम कि कई बार क्या होता है कि आपको भूख लगी हो, आप खा रहे हो, 1 रोटी कम पड़ गई, लास्ट में लगा कि 1 रोटी कम है, और उस 1 रोटी के आने में अगर डिले हो गया तो फिर पेट भर जाता है। वो मैसेज पहुंच जाता है ना ब्रेन को, जिसके लिए हम अपनी वाइफ या कोक को ब्लेम करते हैं कि तुमने देर करी इसलिए हमें भूख मर गई हमारी। भूख मर गई। ऐसा नहीं, रीजन एक्चुअल ये है कि हमारे को हमने बहुत जल्दी खा लिया और हमारे को ब्रेन सिग्नल पहुंचने में तो जितना हमें जरूरत थी हमने खा लिया। हाँ, वो बेकार में हम एक और एक्स्ट्रा खाने के चक्कर में थे। 15 to 20 मिनट्स हमारे ब्रेन में सिग्नल पहुंचने में लगता है, तो अराउंड 20 to 30 मिनट्स हमें देना चाहिए अपने खाने को। और इतना चबाना चाहिए, छोटे छोटे जब हम बाइट्स कर रहे हैं तो हमें उसको इतना चबाना है कि वो मुंह में पानी की तरह हो जाए बिल्कुल। वरना हमारे 2 दांत होते और 32 दांत होती, तो हमें हाथों से कम काम करवाना है, दांतों से ज्यादा काम करवाना है। मतलब नेचर ने जो दिया है उसी हिसाब से आप काम करें। एंड डाइजेशन प्रोसेस हमारा यहीं स्टार्ट हो जाता है, माउथ में। ऐसा हमने सुना भी हुआ। अच्छा, ऐसे खाने को लेके मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हमेशा कुछ ना कुछ मंचिंग कुछ खाते रहते हैं। वो क्या है, वो आदत है या फिर वाकई उनको ज़्यादा भूख लगती है, इस वजह से वो मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं? ऐसा सबके लिए अलग अलग रीज़न हो सकता है। किसी के लिए इसका रीज़न स्ट्रेस हो सकता है और कि स्ट्रेस में बहुत ओवर ईट करते हैं, और मोस्टली जब कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को मैसेज नहीं पहुंच रहा है सेटिस्फैक्शन का। कुछ रीजंस इसके डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। जब बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं तो आपको स्वीट क्रेविंग्स बहुत होंगी, और भी डेफिशिएंसीज हैं तो प्रोटीन क्रेविंग्स बहुत होंगी। अगर प्रोटीन कम है तो आपको स्वीट क्रेविंग होती है। अच्छा, तो बहुत सारे रीजन होते हैं तो ओवर कुछ ईटिंग भी हो रहा है के। तो उसका कोई ना कोई कनेक्शन है, कुछ बॉडी कुछ यूनिवर्स में कुछ भी ऐसा ही नहीं होता है। थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं माइंडफुल नहीं है, हम जल्दबाजी में हैं, हमने खा लिया लेकिन मैसेज नहीं पहुंचा, थोड़ी देर बाद ऐसा लगा हमने तो खाया नहीं, फिर लगता है कुछ खाएं। तो ऐसा भी होता है और क्या? बहुत सारी फैमिलीज का भी रीजन होता है कि फैमिलीज में ईटिंग डिसऑर्डर चला आ रहा है, जेनेटिकली है, किसी के पेरेंट्स को, मदर को, फादर को ओबीज हैं वो, तो कहीं ना कहीं उनके फैट सेल्स उस तरह से बन गए हैं, जेनेटिकली डिसऑर्डर है। तो ऐसा भी ये होता है, जो लोग कहते हैं कि अगर आपकी फैमिली में भी मोटे लोग हैं तो आगे भी वैसे ही मोटे होते आएंगे या फिर आते हैं। Right. तो ये उसका रीजन एग्जैक्टली फैट सेल्स हमारी बॉडी में कितने होंगे ये बाय बर्थ डिसाइड हो जाता है। अच्छा, की बात मैंने पहले भी कही है, बाय बर्थ डिसाइड होता है कि आप कितने मोटे हो सकते हैं। वो हमारी हैबिट्स पे डिपेंड करता है कि हम उसको श्रिंक रखते हैं या उसको एक्सपैंड होने देते हैं। 20 माइक्रॉन से 200 माइक्रॉन्स तक हो सकता है फैट सेल्स का साइज। अच्छा। लेकिन 200 माइक्रॉन्स के बियॉन्ड नहीं होगा, उसके बाद वो मल्टीप्लाई होते हैं। और फिर भी आप अपनी अनहेल्दी हैबिट्स कंटिन्यू रखते हैं तो वो मल्टीप्लाई होते 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 आपको बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की कैटेगरी में डाल देते हैं, जिससे आपको लेटर ऑन बैरिएट्रिक सर्जरी तक जाना रहता है। अच्छा, या लिपोसक्शंस डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जो बहुत कॉमन भी है आजकल। ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हम लोगों ने देखे हैं जो अपने यंग एज में या अर्ली एज में बड़े मोटे दिखते थे। हाँ, उसमें सारा अली खान है, अर्जुन कपूर हैं, और भी तमाम लोग हैं, और एक अदनान सामी है जो, तो उनको तो शायद सर्जरी कराई गई थी या जो भी हो। ये लोग कैसे क्या करते हैं? डाइट से करते हैं या हर तरह का कोई भी तरीका अपना लेते हैं? देखिए अरविंद जी, जो हमने पहले बात की कि फैट डाइट्स हमें कभी भी फॉलो नहीं करनी है, ठीक है, और हमें किसी को कॉपी नहीं करना है। सबका हो सकता है उन्होंने कीटो डाइट किया हो, कुछ और डाइट उनको प्रिस्क्राइब किया, दे हैव एक्सपर्ट्स इन देयर टीम, फाइन, यू डोंट हैव एक्सपर्ट्स इन योर टीम। मतलब एक किसी के लिए कोई नियम अगर उसके ऊपर सूट कर गया तो आप हाँ, उसको लोग अक्सर क्या करते हैं कि उसने 1 मील अ डे करा, वो पतला हो गया तो मैं भी 1 मील अ डे करूंगा। हो सकता है आपकी बॉडी आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग पित्त प्रकृति की हो, आपको फास्टिंग नहीं सूट करती है, तो आप नहीं कर सकते हैं उसको। अगर आप करेंगे तो आप डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, आप और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो कभी भी किसी को कॉपी मत करिए। हर डाइट हर पर्सन की यूनिक होती है और होनी चाहिए। ऐसे ही आजकल बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो वो भी सबके लिए सूटेबल नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। मैं जहाँ यहाँ अच्छी बोल दूंगी तो उसको फिर से सब फॉलो करने चले जाएंगे। यहीं पे वीडियो को पॉज करेंगे, पूरा सुने इसको, पॉज मत करें, वो ठीक है मैं कल से करूंगा, वो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके
इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होती है मैम ने अच्छा बता दिया है, तो हम फॉलो करने लगे। अच्छी है पर सबके लिए नहीं है, ठीक है, और सबको नहीं सूट करती है। फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग की 2 विंडोज होती हैं, और कुछ लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग सबने अपनी अपनी विंडोज भी बनाई हुई हैं। वो 14:10 होती है, 14 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 10 आवर्स ऑफ फीस्टिंग खाना, राइट, एंड 16:8 भी होती है। 16 हाँ। आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 8 आवर्स ऑफ फीस्टिंग। लेकिन फीस्टिंग में लोग ये समझ लेते हैं कि हम कुछ भी खा सकते हैं। फास्टिंग जितनी इंपॉर्टेंट है, फीस्टिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर अ बिगिनर 12:12 फाइन। अगर किसी को नया करना है, लेकिन अंडर डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और एनी मेडिकल सुपरविजन, उसी में ही करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि 12:12 जैसे हमने 8 बजे आज खाना खाया, तो हम कल वापस से 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आज हमने 8 बजे डिनर किया तो हो गया 12 आवर का, उसमें हमारे स्लीप आवर्स भी इंक्लूड हो रहे हैं। ये बहुत बिगनर्स के लिए होता है, और ये नॉर्मली जिनको भी वेट लॉस करना है, मुझसे बहुत लोग वेट लॉस टिप्स पूछते रहते हैं, तो वो इनिशियली ये ट्राई कर सकते हैं। ये जनरिक है, सबके लिए अप्लाई हो सकता है। हाँ, 8 बजे खाना खा लीजिए, ये हम सुनते हैं हमेशा कि हमें जल्दी खाना खा लेना चाहिए। और जिनको भी वात प्रकृति है, बहुत ऑयली स्किन होता है आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा देखे तो ऑयली स्किन होगी, हीट एलिमेंट बहुत होगा बॉडी में, फायर एलिमेंट होता है बेसिकली वो, तो एसिडिटी हाई रहती है, या किसी को थायराइड इम्बैलेंस है, ऐसे कुछ भी हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हैं, या अगर एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उनको लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना है, उनके लिए नहीं बनी है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और यूजुअली ये होता है कि ये लोग बड़े फैंसी डाइट देते हैं और इस तरह की, लेकिन आप देख रहा हूँ कि योग, आयुर्वेद को भी आप उसमें इंक्लूड कर रही हैं। प्रवृत्ति जो अलग अलग होती है उसको भी आप समझ रही हैं और उसके अनुसार चीज़ों को बता रही हैं। राइट, बड़ी अच्छी बात है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इसमें एक ये भी बात कही जाती है कि सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए, ये भी लागू होता है? उससे कुछ फ़र्क पड़ता है या फिर ये वैसी ही बात है? अब इसमें फिर से 2 क्वेश्चंस हैं आपके, मैं बताती हूँ आपको। एक आपने सूर्यास्त की बात करी, और एक आपने बताया कि डाइट जो होती है वो हमेशा सिंपल होनी चाहिए, और बहुत लोग फैंसी भी देते हैं न्यूट्रिशनिस्ट, तो उसके बारे में तो पहले मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि फैंसी डाइट एंड सिंपल डाइट। देखिए, हम सबको पता है जो भी चीज़ें फैंसी रहेंगी वो कुछ ही दिन चलती है, जो भी चीज़ें सस्टेनेबल हैं वो लाइफ टाइम चलती हैं। तो मेरे पास जो भी क्लाइंट आएगा और आता है, उसको मैं यही बताती हूँ कि आपको बहुत घबराहट में भी आते हैं कि हमें क्या क्या आप बंद करवाओगे। एक ने बोला कि मैंने उनसे हेलो करा था, जस्ट उनका एनरोलमेंट हो गया था हमारी टीम के साथ, उसके बाद ही मैं बात करती हूँ। तो मैंने जस्ट हेलो बोला तो उन्होंने बोला, मैम चाय तो नहीं छुड़वाओगे आप? मैम मैं चाय नहीं छोड़ सकती। फिर उसके बाद बात आपको जो पूछना हो पूछ लेना, क्योंकि मेरा 1 से 1.5 घंटे का डिटेल सेशन रहता है एनरोलमेंट के बाद। अच्छा। इसमें हमारे डाइटरी रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ जेनेटिक मेडिकल कंडीशंस हम लोग पूछते हैं, जिससे और कस्टमाइज किया जाता है डाइट को। तो मैम आप चाय मत छुड़वाइएगा, चाय नहीं छोड़ेंगे हम, आप कुछ भी बताइए, चाय मतलब फ़ोन उठाते ही ऐसा। चाय का तो गजब एडिक्शन है हमारे देश में, कुछ कहा नहीं जा तो सकता। मेरा जो कहना ये रहता है कि देखिए, आपको अगर चाय बहुत पसंद है आप ले सकते हैं, केवल एक चीज़ आपको नुकसान नहीं देगी, आप किस कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप चिया सीड या गोंद कतीरा की आपने तारीफ सुनी, आप वो ले रहे हैं और सुबह और शाम आप छोले भटूरे और पिज़्ज़ा ले रहे हैं। आपका पूरा दिनचर्या, पूरा आपकी उसके अराउंड कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स और आपकी हैबिट्स और आप फिजिकली कितने एक्टिव हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जिससे आपका वेट गेन होता है, बेसिकली आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स। तो मेरी जो डाइट रहती है, हमारा पर्पस ये कहीं भी नहीं है कि अगर अरविंद जी मेरे पास डाइट लेने आए हैं तो मैं उनको बोल रही हूँ कि अरविंद जी, मेरा ये पर्पस नहीं है कि अरविंद जी मेरे साथ 12 महीने या लाइफ टाइम जुड़े रहे, मुझसे डाइट लेते रहे। मेरा पर्पस है, अगर कोई मेरे पास डाइट लेने आया है तो किसी परेशानी में, किसी होप में आया है, तो मैं उसको सही तरीके से गाइड करूं, और उसको जब वो अपने गोल पे पहुंच जाए उसको रिस्ट्रिक्ट ना करूं, उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही खाना उसको खिलाया जाए, और उसको जब वो गोल पे पहुंच जाए उसके बाद उसको दोबारा कभी किसी दूसरे डाइटिशियन पे नहीं जाना पड़े, ना ही दोबारा मेरे पास आना पड़े। तब तो उनका फायदा है मेरे पास भी आने का। अगर वो डाइटिशियन टू डाइटिशियन चेंज करते रहेंगे, जाते ही रहेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। आज मेरे पास है, कल किसी और के पास जाएंगे, फिर किसी मैं ऐसी डाइट देती हूँ जो उनकी लाइफ में उतरना चाहिए,
जो उनके लाइफस्टाइल बन जाने चाहिए, लाइफस्टाइल हैबिट्स बन जाना चाहिए, उसके बाद वो खुद अपने डाइटिशियन बन जाए। अच्छी बात। पर्पस मेरा यही है। मेरा ये पर्पस नहीं है कि अरविंद जी आज मेरे पास आए अब तो ये लाइफ टाइम रहेंगे। सही नॉलेज देना है, कब क्या खाना है उनको खुद पता चल जाएगा। हो सकता है 1 महीने में पता चले क्योंकि पुरानी हैबिट्स हैं, हो सकता है 3 महीने में पता लगे, हो सकता है किसी को 6 मंथ्स में पता चले। और एक बहुत चीज़ जो मेरे सामने आती है वो मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहती हूँ, एक छोटा सा पॉइंट। जैसे डाइट प्लान ले लेते हैं, उसके बाद वेट लॉस भी हो गया, ठीक है, 15 kg वेट लॉस हो गया, उनको 15 kg का ही रिक्वायरमेंट था, तो दे आर हैप्पी, वो चले गए। लोगों ने तारीफ करना शुरू करे, तुम तो बहुत पतली हो रही हो, वाओ तुम तो बहुत पतले हो रहे हो, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मेंटेन नहीं किया उसको। एटलीस्ट 1 to 2 months आपको मेंटेनेंस डाइट पे भी रहना है। उसके बिना आपका फिर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में नहीं आएगा। एटलीस्ट 90 days हमें देने चाहिए, इनिशियल 90 days, जो ताकि ये चीज़ हमारी लाइफस्टाइल में आ जाए। डाइट फैंसी नहीं होना चाहिए, डाइट ऐसा होना चाहिए जो लाइफस्टाइल में आ जाए हमारे, जिसे हम हमेशा कर सके, जो हमें करने में कष्ट ही ना हो। हम घूमने भी जा रहे हैं तो भी मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं रेस्टोरेंट जा रहे हैं, ठीक है, मैंने सबको बोल रखा है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मेरी टीम में बता देगी हर कंट्री के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग, और हम लोग बता देंगे कि कैसे कहाँ पे आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा। किसी का बर्थडेज है, पार्टीज है, आप डाइट पे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पार्टीज में नहीं जाएंगे, बर्थडेज में नहीं जाएंगे, सोशल गैदरिंग्स एंजॉय नहीं करेंगे, वो फिर ऐसी चीज़ें हमारी थोड़े ही दिन चल पाएगी। तो ऐसा कोई मुझे बताता है कि ठीक है मैम मेरी कल एनिवर्सरी है तो मेरे को जाना ही है हस्बैंड के साथ, तो मैं क्या करूँ, मैं तो डाइट पे हूँ, तो उनको मैं पूछ लेती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं, अगर वो कंफर्टेबल होते हैं तो वी कैन सर्च ऑनलाइन, मैं वहाँ के मेन्यू ऑनलाइन देखकर उनको ऑप्शंस दे देती हूँ कि ठीक है यहाँ पे ये चीज़ें आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, और कुछ भी ऐसा लगता है तो आप एक स्मॉल बॉक्स ऑफ सैलेड घर से ले जाइए और उसके बाद अपना स्टार्ट कर सकते हैं डाइट। वी शुड ईट स्मार्टली, स्मार्ट इज सस्टेनेबल। वही, अगर थोड़ी सी भी प्लानिंग और सोच के आप चलो तो कोई ना कोई रास्ता है। डाइट इज ऑल अबाउट प्री प्लानिंग। जब मैंने स्टार्ट किया था तो जब मैं प्री प्लानिंग नहीं करती थी, वीकली प्री प्लान करती हूँ मैं। हम किसी से हम डाइट लेते हैं तो क्यों सक्सेस होता है, जबकि सबको सब कुछ पता है, आजकल गूगल पे सब नॉलेज है। डाइटिशियन के पास हमें क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि वो हमें एक सेट फॉर्मेट में प्री प्लानिंग चीज़ें दे देती है विथ कैलकुलेटेड कैलोरीज। तो ये जो आप भी बताते हो अपने डाइट में, तो वो कुछ ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करके बाहर से ख़रीदना है, लाना है, या कहीं और की चीज़ें हैं, वो हमारे आसपास किचन की चीज़ें होती हैं, आसपास की होती हैं। यस, गुड हेल्थ इज मेड इन किचन, गुड हेल्थ एंड गुड एब्स आर मेड इन किचन, नॉट इन जिम। ओके, सो मेरा हमारा डाइट प्लान इतना सिंपल है। अगर कोई बोलता है कि पिज़्ज़ा मेरे को बहुत क्रेविंग्स है, तो जो हम क्वेश्चनेयर लेते हैं स्टार्ट में, वो इसी के बेसिस पे होता है कि आपको क्या क्या पसंद है। ऐसा ना हो कि कभी आपको उस चीज़ की इतनी क्रेविंग हो गई कि आप अपना डाइट प्लान ही छोड़ दिए। आप उससे भटके ना अपने पथ से। जब हम बोलते हैं वेट लॉस जर्नी पर हैं, तो जब हम कहीं जर्नी पे होते हैं, हमें कहीं पहुंचना होता है, तो उसके बीच में हम बस, ट्रेन या प्लेन से उतरते नहीं हैं। यदि उतरेंगे तो सबको पता है फिर क्या होगा। ठीक है। एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है इसको लेके कि जैसे पिज्ज़ा की बात हुई, तो उसको हम यहाँ पे जंक फूड में काउंट करते हैं। ये तो मतलब इटली का फूड है, और इटली में ये मेन कोर्स, मेन फूड में आता है, वहाँ मैक्सिमम लोग खाते हैं, ज़्यादातर लोग खाते हैं। क्या फ़र्क है कि वहाँ पे लोग इजीली खा रहे हैं और यहाँ पे वो अलग तरीके से काम करता है, या गलत आपकी बॉडी पे इफेक्ट देता है? उनकी जेनेटिक कंडीशन इस तरह से डिज़ाइंड है, वो बचपन से खाते आ रहे हैं। हर जगह का आप देखेंगे एक स्टेपल फूड होता है। हम गुजरात चले जाएं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर मीठा लिया जाता है हर खाने में, जबकि मीठे से तो वेट गेन होता है। ज़रूरी नहीं है गुजरात में सबका वेट गेन होगा, काफ़ी होगा, बट वो बचपन से खाते आ रहे हैं, वो उनका ट्रेडिशनल चल रहा है। जो भी डाइट हो, इट शुड बी ट्रेडिशनल, रीजनल, कल्चरल एंड सीजनल। हाँ, आयुर्वेद में तो ये रीजनल और सीजनल के लिए बात कही हुई है कि अपने रीजन का, अपने सीजन का खाइए। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, वो टाइम वाली जो बात हो रही थी कि सूर्यास्त से पहले सर्केडियन रिदम, सर्केडियन रिदम में जब हम खाना खाते हैं, हम ये भी हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से चला आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं अब हमारे लाइफस्टाइल में हमें लगता है कि कैसे करें इसको। ठीक है, अगर मेरे को कोई बोलता है कि टाइम नहीं है खाने का, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं टाइम नहीं मिल रहा है यार खाने का, तो मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डाइट मत करिए। क्लियरली बोलती हूँ, मुझे नहीं चाहिए पैसे। अगर आप डेडिकेटेड नहीं है तो मत आइए।
टाइम मेरे पास डिलॉयट से और TCS से और बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट से लोग जुड़े हुए हैं एज अ क्लाइंट। वो अपने मॉर्निंग का बॉक्स लेके जाते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, अपना लंच बॉक्स लेके जाते हैं, डिनर तक लेके जाते हैं, इवनिंग के लिए अपने मखानाज या जिसके रिक्वायरमेंट जो रहती है मैं बताती हूँ, रोस्टेड मखानाज या पीनट्स इवनिंग स्नैक्स में। वो रात तक का अपना 3 बॉक्सेस कैरी करते हैं, इवन अपनी नाइट ड्रिंक तक कैरी करते हैं। वो आते हैं घर पे 11-12 बजे, जैसा भी जिसका टाइम है, अपना फेस वॉश करा, सोने जाते हैं सीधा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपनी हेल्थ के बारे में चिंता छोड़ दीजिए, वो फिर डॉक्टर्स देख लेंगे, फिर आप उन पे छोड़ दीजिए, तब हो जाएगा आपके पास टाइम। ये पैकेज्ड फूड जितने हैं, डब्बा बंद चीज़ें आती हैं बाहर से, जो भी आप खाते हैं, उनका कितना रोल है आपके मोटापे में? पैकेज्ड फूड मेन रीज़न है, वो आपको धीरे धीरे ओबेसिटी की तरफ लेके जाते हैं। और इस पे लोग ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं क्योंकि दीज आर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि अभी सब कुछ सबको 2 मिनट में चाहिए, 10 मिनट में ब्लिंकिट चाहिए, 30 सेकंड की रील चाहिए, और उसके अलावा उनको जोमेटो और पिज़्ज़ा डिलीवरी 30 मिनट्स में चाहिए, स्विगी भी 30 मिनट्स में चाहिए। तो सबको शॉर्टकट चाहिए। तो जब भी शॉर्टकट की तरफ आप जाएंगे तो आप सस्टेनेबल चीज़ें नहीं होंगी। स्लो इज़ द फास्टेस्ट वे टू गेट देयर, स्लो इज़ द फास्टेस्ट वे टू गेट देयर, यही है हेल्थ का फंडा। तो मतलब इसको बंद करना होगा एनी हाउ। शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, दीज आर शॉर्टकट्स। कहीं ना कहीं हम थके हुए आ रहे हैं तो हम ऑर्डर कर रहे हैं, हम बहुत अभी खाना बनने में टाइम है, आप ऑफिस से आए हैं, आप अपना पैकेट खोल के पीनट्स लेने लगे। मैंने एक क्लाइंट को बताया पीनट के बारे में, वो देखेंगे इसको तो बहुत हंसेंगे कि क्लाइंट को बताया कि आप इवनिंग में, उनकी वाइफ बात कर रहे थे कि आप इवनिंग में सैलेड अपने हस्बैंड को दिया कीजिए, और 8 बजे जो मैं बता रही हूँ अब भेजूंगी डाइट, तो वो आप उनको देंगे डिनर में। तो उन्होंने बोला कि क्या दे सकते हैं इवनिंग स्नैक्स में, तो आई सेड कि पीनट्स दे दो, आप सैलेड दे दो, और बहुत सारी, मैंने अभी आपको सारी चीज़ें मेरी टीम फाइनलाइज करके देगी, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो कीजिएगा। तो उन्होंने कहा पीनट्स तो ये आकर खाते हैं, ये 7:30 बजे आ जाते हैं ऑफिस से, और आते ही पैकेट खोल के पीनट्स खाते हैं, पैकेट खोल के, हाँ। और उनको बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस थी, और तो बोले मैम इट्स ओके ना, वो तो पीनट खा लेते हैं। तो मैंने कहा नो इट्स नॉट ओके, पीनट आपको रॉ लेना है। पैकेज्ड फूड आर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। व्हेनेवर यू आर टीयरिंग अ पीस ऑफ पेपर, यू आर टीयरिंग अ पीस ऑफ योर लिवर। क्या बात है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ऐड किए जाते हैं, जो ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, और पाम ऑयल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। मोस्टली वो शेल्फ लाइफ के लिए ऐड किया जाता है, और एक और रीजन से ऐड किया जाता है, इट हैज न्यूट्रल टेस्ट इन इट। ठीक है, ऑलिव ऑयल वेस्ट में चलता है ज़्यादा, वो हमारे यहाँ अगर कुछ लोगों को टेस्ट नहीं आता है, उसका एक्वायर्ड टेस्ट है। अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कोकोनट ऑयल चलता है। ठीक है, और ज़्यादा हम दूसरी जैसे गांव वगैरह रूरल एरियाज में जाते हैं तो वहाँ मस्टर्ड ऑयल चलता है। दे ऑल हैव अ एक्वायर्ड टेस्ट, बहुत टेंगी और पर्टिकुलर टेस्ट होता है, उनका स्टेपल है, वो बचपन से खाते आ रहे हैं। ठीक है, तो पाम ऑयल हैज़ न्यूट्रल टेस्ट। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और उन्होंने हमें उसमें कोकोनट ऑयल यूज़ करा, जैसे हम बैंगलोर गए, साउथ की साइड कहीं गए, कोकोनट ऑयल यूज़ हो रहा है, तो हमें मे बी कोई चीज़ डिश अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हम नॉर्थ में पले बड़े हैं। तो इसीलिए पाम ऑयल यूज़ किया जाता है, वो हर पैलेट के लिए बहुत न्यूट्रल टेस्ट देता है। चिप्स वगैरह ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जिसमें इस तरह से सॉल्टी बनाया जाता है उसको, जो बहुत ही लोगों को अच्छा लगे, और उस चक्कर में जो है हेल्थ के अपना वो कबाड़ करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जंक फूड में जो अवॉइड करनी चाहिए? ऑल द पैकेट फूड्स बेसिकली, जितना हम कर सकते हैं। अब कोई इसमें ये ना कह दे कि आटा भी पैकेट में आ रहा है आजकल, मखाने भी पैकेट में आ रहे हैं, वो क्यों हेल्दी है? बहुत कॉन्ट्रडिक्टिव भी हो जाता है। जो जहाँ तक हम कर सकते हैं, जिसमें सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वो अगेन इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है, हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है। अगर हम हाई सोडियम डाइट लेते हैं तो वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में, और जो इन्फ्लेमेशन करता है बॉडी में, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस भी होने का डर रहता है। मतलब पैकेट में जो भी चीज़ आ रही है वो मोस्टली उनका फोकस होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करना, शेल्फ लाइफ बढ़ाना। आटा भी मैम वही है, उसकी भी आप देखो शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, 6-6, 8-8 महीने, 10-10 महीने। इसीलिए हम आजकल सुन रहे हैं ना ग्लूटेन इंटॉलरेंस, वो भी है, और चक्की वाला आटा भी खूब चल रहा है आजकल। तो नहीं हुआ था ग्लूटेन इंटॉलरेंस,
क्योंकि हम तो बहुत सालों से, इवन बचपन से खाते आ रहे हैं, अचानक से सबको ग्लूटेन इंटॉलरेंस होने लगा। तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न एडल्ट्रेशन है, कुछ हमारे बनाने का तरीका है, क्योंकि हम कई बार आटा को गूंथते हुए एजिटेशन बहुत ज़्यादा भी कर देते हैं या बहुत कम भी करते हैं। एजिटेशन मतलब गूंथते हैं, उसमें फोर्स देते हैं, तो उससे भी ग्लूटेन हमारा रिलीज होता है। अच्छा, ज़्यादा नहीं गूंदना चाहिए? बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, जिससे ग्लूटेन रिटेन रहे उसके अंदर। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जानता हूँ, जो ये कहते हैं कि मैं तो जी खाना बहुत कम खाता हूँ, फिर भी मेरा जो है वेट बढ़ता जा रहा है या रुका हुआ है। इसका क्या रीज़न है? इसी से रिलेटेड में हम अभी पहले बात भी कर रहे थे, शायद डिस्कशन कर रहे थे अभी हम, जो मैंने आपको बताया था कि एक लड़की का मेरे पास मैसेज आता है कि पहले मुझे लगा कि ऐसे एक जनरल क्वेरी है, उसने बहुत सारे मुझे लंबा मैसेज करा कि मॉर्निंग में मेरे पास कुछ जिम ट्रेनर्स भी ऐसे मैसेज कर देते हैं जस्ट टू चेक माय नॉलेज, ठीक है, वो मुझे समझ में आ जाता है मैसेज से। अच्छा। तो उन्होंने ऐसा लिखा कि मॉर्निंग में मैं आलमंड्स लेती हूँ और मैं इसमें वो फिर अपना पूरा डाइट प्लान लिखा कि मैं सत्तू पाउडर लेती हूँ, फिर उसके बाद मेरा टोटल, उन्होंने बहुत सारी अपनी डिशेस लिखी जो एग्जैक्ट तो मुझे अभी ऐसे ध्यान नहीं है, बट उन्होंने लास्ट में लिखा कि मैम ये 800 कैलोरी डाइट में लेती हूँ। अच्छा, क्या इससे मेरा वेट लॉस हो जाएगा? मैंने नहीं देखा था वो मैसेज, मेरी टीम ने देखा, तो उन्होंने उनको व्हाट्सएप पे उनको डाइवर्ट किया इंस्टा से कि हम देखते हैं कि एक्चुअली में इनका ये कंसर्न है, बिकॉज ये सीरियस कंसर्न लगा कहीं ना कहीं। तो मेरे पास मैसेज आया कि मैम इनका वेट कम हो जाएगा, ये पूछ रही हैं, तो इनको क्या बोलना है? 800 कैलोरी डाइट ले रही हैं और उनका वेट 75 kg है और उनकी हाइट 5'3" है और 800 कैलोरीज डाइट ले रही हैं वो, जो कि बहुत कम है। अगर उसको हम कैलकुलेट करके एग्जैक्ट देख सकते हैं, वो मेंटेनेंस कैलोरीज भी नहीं ले रही हैं फिर, और बोल रही हैं कि 800 कैलोरी डाइट ले रही हूँ फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। 3 months हो गए हैं उनको, ठीक है। तो जैसा कि हमने उनसे पूछा कि किसने बताया ये आपको कि 800 कैलोरीज डाइट लेना, किसी डॉक्टर ने बताया हो, कोई मेडिकल कंडीशन हो, तो पहले तो हम ये सब जानकारी लेते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है एज सच, मुझे वेट लॉस करना है और मैंने चैट जीपीटी से ये देखा है, अच्छा, कैलकुलेट करा है, वहां पे लिखा था 800 कैलोरी डेफिसिट। तो उनको डेफिसिट का मतलब शायद नहीं पता था। मुझे बहुत हंसी भी आई और कुछ दुख भी हुआ कि चैट जीपीटी को आप अपना डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट समझ रहे हैं, ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपना बहुत पैसा बचाना चाह रहे हैं शायद, या समय बचाना चाह रहे हैं, जो कि बढ़ के लगेगा बात नहीं। वैसे चैट जीपीटी ने जितना बताया था वो भी एक सही डायरेक्शन में ही बताया था। 800 कैलोरीज डेफिसिट करना है, मेंटेनेंस कैलोरी हो सकता है उनकी 1500 या 1900 हो, जो हम कैलकुलेशन से निकालते हैं न्यूट्रिशन साइंस में, ठीक है। वो तो उनको कम करना था, उतना उनको माइनस करना है अपनी डाइट में, और माइनस भी इस तरह से नहीं किया जाता। बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक माइनस करते हैं। समझिए आपकी मेंटेनेंस कैलोरी, मेंटेनेंस मतलब उतनी आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए ही। मेंटेनेंस कैलोरी जैसे आपकी 2000 कैलोरी है, ठीक है, उतना आपको खाना चाहिए। अब इसमें डेफिसिट आता है, अगर आप भी चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि उसमें डेफिसिट मीन्स उतना हमें कम करना है, 2000 minus 800 to lose weight, ओके, 1200 तो इतना हमें लेस करना है। वो उतना ही खाने लगी जितना लेस कर रहा था, तो वो एक बहुत सीरियस फैक्टर हो गया। फिर मैंने उनके साथ कॉल अरेंज करके उनको समझाया, तो वो समझी, और कैलोरीज ऐसे वर्क नहीं करती हैं। कैलोरी डेफिसिट ऐसे नहीं किया जाता है, अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन और हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही किया जाता है, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स देखने रहते हैं। अच्छा, ऐसा नॉर्मली जो लोग कम खाना शुरू कर देते हैं कि भाई वेट मुझे कम करना है, वो क्या इम्पैक्ट देता है? कुछ कारणों से कम हो भी जाता है उनका। कम खाना इज नॉट द सॉल्यूशन, और ज्यादा खाना इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि कम खाने से वेट गेन हो रहा है, इसका मतलब ये कहीं नहीं मैं कह रही हूँ कि ज्यादा खाइए आपका वेट लूज होने लगेगा। ना ही बहुत कम खाना है, ना ही बहुत ज्यादा खाना खाना है। आपको सही खाना, बैलेंस न्यूट्रिशन, और सही समय पर सही खाना और सही मात्रा में, वो आपको पता होना चाहिए एज पर योर बॉडी टाइप,
your medical condition, your lifestyle, your professional timings, and many other factors. अच्छा, ऐसे भी तो लोग होते हैं, मैंने देखा है कि कुछ भी कर लें उनके ऊपर तो फैट नहीं चढ़ता है, वो वैसे ही रहेंगे। वो जेनेटिक होता है या फिर क्या? देखिए अरविंद जी, उसके 2 रीज़न हम मेन बता सकते हैं यहाँ पे। उनका मेटाबॉलिज्म होता है फैक्टर एक, तो जो कि आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कुछ भी वो नहीं खाते हैं, पानी पीते रहते हैं, बोलते हैं पानी भी हमें घी की तरह लगता है। बिल्कुल। उनका वेट गेन हो जाता है। और कुछ लोग छोले भटूरे भी खाते हैं फिर भी तो पतले रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं छोले भटूरे खाने चाहिए पतले रहने के लिए। ठीक है, तो इसमें जेनेटिक भी होता है रीज़न, और दूसरा होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है, जो हम उल्टा सीधा खाते हैं तो उससे हमारा कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक एब्यूज़ हो जाता है, हम अपने मेटाबॉलिक एब्यूज़ करते हैं। और रीज़न होता है लो मसल मास। मसल इज़ आवर एजिंग बेस्ट फ्रेंड। मसल जो है वो हमारे एजिंग का बेस्ट फ्रेंड है। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे ओल्ड एज में, हम जो सुनते हैं ओल्ड एज में बाथरूम गए और गिरे और उनको हिप फ्रैक्चर हो गया। नानी दादी जो हम सुनते हैं अक्सर, बिल्कुल, दैट इज बिकॉज ऑफ सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया में क्या होता है, मसल लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती। अच्छा। और मसल गेन या मसल लॉस एक दिन में नहीं होता है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर हम अपने 30s और 40s में अप्रोच कर रहे हैं तो आफ्टर 40 एवरी डिकेड में बहुत फास्ट मसल लॉस होता है। तो हमें वहीं से अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अच्छा। ताकि हमारा मसल गेन हो जाए, जिसका जितना मसल गेन होगा उतना वो आपको उतना लीन दिखेगा और उतना फैट बर्निंग हो जाएगी उसकी बॉडी। आप देखेंगे 80 kg का हर्षित बहुत आपको ज्यादा मोटा हो सकता है ना दिखे, पर 80 kg की हर्षिता बहुत मोटी दिख सकती है आपको। हाँ, देखने में है ना? तो फर्क दिखता और है। आपको 3 फीट की गर्ल फीमेल बहुत टॉल लग सकती है। 5'5", 5'6", 5'9" तक तो जनरली कम ही होते हैं। और 5'9" का आपको मेल बहुत ही नॉर्मल लगेगा, एवरेज। 5'9" की हर्षिता फिर से आपको बहुत ज्यादा लंबी लगेगी, और 5'9" का हर्षित आपको बहुत नॉर्मल हाइट का लगेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ मसल मास। मेन जनरली हैव मोर मसल मास देन फीमेल। अच्छा, आपके तो तमाम लोग इस तरह के आपके पास आ रहे हैं, आते हैं, तो ये उसमें अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ी गलती वेट घटाने को लेकर लोग क्या करते हैं, इस तरह गलतियां कौन कौन सी करते हैं? जैसा कि मैंने बताया, शॉर्टकट्स चाहिए सबको। ठीक है। अगर मैं किसी को ये भी बोल देती हूँ कि मेरे पास आते हैं, पूछते हैं मैम पहले आप हमको सबसे पहले ये बताइए कि हमारा 1 महीने में कितना वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपका 1 महीने में आइडियली वेट लॉस 1.5 to 2 kg होना चाहिए। वो बोलते हैं फिर हम आपको क्यों पैसे दे रहे हैं, आप 1 महीने में हमारा 10 किलो तो करवाइए। सबको बहुत जल्दी चीजें करनी है, ना ही 1 दिन में आपका वेट गेन हुआ है, ना ही एक दिन में 10 दिन में आपका लूज हो जाएगा। 1 महीने में भी इतना फास्ट नहीं होगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है हो भी जाए। मेरे पास कुछ स्पोर्ट्स पर्सन जुड़े हुए हैं और स्पोर्ट्स अकेडमी है जिनके लिए मैं वर्क करती हूँ। वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे के लिए। तो हो सकता है उनका होता भी है क्योंकि वो फिजिकली बहुत एक्टिव है। उन्होंने अपना मेटाबॉलिक अब्यूज नहीं करा, कहीं ना कहीं उनको जानकारी है हेल्दी डाइट कैसे लेना है, और वो सर्च भी करते रहते हैं क्योंकि वो इसी फील्ड में है। मतलब अगर हो भी रहा है तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो परमानेंट ना रहे, मतलब परमानेंट रहना या ना रहना वो आपकी लाइफ टाइम हैबिट पे है। ठीक है, नहीं, अगर किसी को बहुत तेजी से वजन घटाना है और किसी ने किसी तरह से घटा भी दिया, उनको शादी है या कुछ ऐसी है, तो उसके चांसेस ज़्यादा होंगे ना कि वो टिका नहीं रहेगा वो वेट। हाँ, उसके लिए आपको अपनी लाइफ टाइम हैबिट बनाइए। देखिए ऐसा हम दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? 3 बार खाते हैं। ऐसा हो सकता है हम 1 बार खा लें तो फिर हमारा पेट भरा रहे, या हम आज डबल ट्रिपल खाना खा लें तीनों टाइम, तो हम अगले 2 दिन ना खाएं तो हमारा हम जिंदा रहेंगे, एनर्जी लेवल्स इक्वल रहेंगे या सस्टेनेबल रहेंगे। तो उसी तरह खाने से ही रिलेटेड है हमारा वेट। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है इसमें कि इसमें
एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी का कितना बड़ा रोल है? 80% इज न्यूट्रिशन एंड 20% इज एक्सरसाइज। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि मसल मास भी हमें गेन करना होता है। जितना ज़्यादा मसल मास उतना आपकी बॉडी फैट बर्निंग मशीन बन जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि सिर्फ डाइट से हम अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं या वेट लॉस कर सकते हैं? सकते हैं? सिर्फ डाइट के साथ हम वेट लॉस डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें अगर एक्सरसाइज ऐड कर ले तो हमें और ज़्यादा टोन्ड वे में हमारी वेट लॉस होता है और ज़्यादा हमारा साथ इंच लॉस भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 3 days थ्राइस अ वीक हम लोग कर सकते हैं इसमें कार्डियो जिम में, और 2 दिन हमें स्टार्ट करना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, जिसमें हम स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी तो हमारी रोज़ ही रहेगी, तो उससे हम मसल गेन अच्छे से कर सकते हैं ओवर टाइम। चलिए, वो आपके साथ बात करके बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है। बहुत ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं मिथ बनी हुई थी, गलत तरीके से दिमाग में, वो सब क्लियर हो रही हैं। लेकिन समय का भी बंधन है, तो हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुछ मैंने क्वेश्चंस छोटे वाले रखे हुए हैं, जिसको आप यस नो में भी या कुछ एक लाइन बता के आप बता सकते हो। तो शुरू करते हैं इसको, है ना? तो ये मोटापा क्या एक डिजीज़ है या एक लाइफस्टाइल कोई इशू है? किस तरह से? ओबेसिटी एक बेसिकली डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर है, नॉट डिजीज। ठीक है, ठीक है। क्या ये जेनेटिक भी हो सकता है? ये जेनेटिक ही होता है, पर अगर हम इसको जेनेटिक पे ब्लेम करके नहीं छोड़ सकते कि हमारा तो जेनेटिक है, हमारे घर में सब मोटे हैं तो हम भी मोटे होंगे, या हमको सब ओबेसिटी तो हमारी फैमिली में चली आ रही है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं, मेरे पास एक गुजरात से आए हैं, उनकी फैमिली में सब ओबीज हैं, बट वो अपना बहुत कंट्रोल कर रहे हैं और उन्होंने 15 kg लॉस कर लिया और अभी और भी जर्नी है। 120 से वो अपना 100s में अभी आ गए हैं, अभी और भी उनकी जर्नी। क्या बात है। वजन घटाने में डाइट और एक्सरसाइज में कौन ज़्यादा ज़रूरी है? जैसे कि मोबाइल और सिम में कौन ज़्यादा ज़रूरी है? अच्छा, कुछ इस तरह का ही है। लेकिन आपने ये तो बताया था कि 80% जो है डाइट रोल प्ले करता है, 20% एक्सरसाइज। हाँ, वो 80% इज न्यूट्रिशन एंड 20% इज आवर एक्सरसाइज। ठीक है। जिस तरह मोबाइल और सिम दोनों साथ चलते हैं, उसी तरह इन दोनों को भी साथ ही चलना चाहिए। ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग या व्रत जो ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, वो कारगर है इसमें? कुछ हद तक है, सभी के लिए काम नहीं करता है। कुछ लोगों को फास्टिंग के बाद माइग्रेन या एसिडिटी भी हो जाती है। आप हमेशा अपनी बॉडी की सुनिए, अगर आपको चीज़ें सूट करती हैं, गो स्लो, डोंट फोर्स थिंग्स। ठीक है। कई लोग कई तरह के डाइट ट्रेंड फॉलो करते हैं, कीटो है, जीएम है, और भी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, तो ये सेफ है? दीज आर नॉट ट्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले बताया। ठीक है। एंड ट्रेंड इज नॉट आवर फ्रेंड। यहाँ पे शेयर मार्केट में होता है ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ट्रेंड इज नॉट आवर फ्रेंड। दीज आर लेबल डाइट। ये मेडिकल कंडीशंस की वजह से डिजाइन की गई थी और इनको वहीं तक रहने देना चाहिए अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन। ठीक है। रात को जल्दी खाना ये फायदेमंद है मोटापा घटाने में? राइट, क्योंकि हम सर्केडियन रिदम को फॉलो करते हैं। अगर आप अपना 7:30 से 8 के बीच में अपना खाना खा लेते हैं शाम का, तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा, लेकिन सही खाना खाते हैं और बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए, जिसमें फाइबर की मात्रा अधिक होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट आपका 20% होना चाहिए और आपका 50% प्रोटीन होना चाहिए। अच्छा, ये फैट बर्नर्स कुछ होते हैं, वो काम करते हैं, जिसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, या वो सब काम करते हैं? वो सपोर्ट करते हैं, वो अपने आप में काम नहीं करते हैं। वो ओवरऑल आपकी डाइट में सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर हम बोलेंगे खाली उनसे ही फैट लॉस होता है, वो नहीं है। दे आर नॉट द प्राइमरी थिंग्स वी शुड यूज फॉर वेट लॉस, और वो उन सपोर्ट करते हैं। अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, आप साथ में ग्रीन टी ले रहे हैं, तो इट विल सपोर्ट। अगर आप सोचेंगे खाली मैं ग्रीन टी से ही अपना वेट लॉस करूं, तो वो नहीं होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये एक मतलब सेफ अप्रोच है या सस्टेनेबल है? इंटरमिटेंट फास्टिंग अगेन, अगर वो आपको सूट करता है, लिसन टू योर बॉडी। अगर इससे आपको करके आपको एसिडिटी नहीं होता है, ब्लोटिंग नहीं होता है और वेट लॉस भी हो रहा है, और बिगनर्स इसको 12:12 कर लेते हैं, वो हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर हम 8 बजे शाम का खाना खा रहे हैं और 8 बजे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली 12 आवर्स का हो जाएगा। टाइम से खाने से सभी का रोज इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स और स्ट्रेस भी नहीं लेना रहेगा। हाई प्रोटीन डाइट या लो कार्ब डाइट, इनमें क्या ये किस तरह से आप इसे देखती हैं? हाई प्रोटीन डाइट और लो कार्ब। कार्ब्स हमें बहुत ज़्यादा लो करने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, बैलेंस्ड होना चाहिए, कुछ भी हाई नहीं, कुछ भी लो नहीं, बैलेंस। हर चीज बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि कार्ब्स की प्रेजेंस में ही प्रोटीन भी सिंथेसाइज करते हैं। स्लीप और स्ट्रेस वजन बढ़ाने में इनका डायरेक्ट संबंध है? स्लीप एंड स्ट्रेस, हाँ जी। यस, स्लीप इज द न्यू डाइट एंड स्ट्रेस से तो हमारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होंगे ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक एब्यूज होगा, जो कि अगेन वेट हमारा गेन करवाता है। मील टाइमिंग वर्सेस मील कंटेंट, इनमें इम्पोर्टेंस ज़्यादा कौन सा है? दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है कि समय खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्या हर, आखिरी सवाल है, क्या हर ओवरवेट इंसान उसको ये डिसऑर्डर है? ओबेसिटी, राइट, कहीं ना कहीं वो ओबीज ही माना जाएगा ना, मोटे लोगों को हम ओबीज बोल देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये है। जरूरी नहीं है जो हमें स्लिम दिख रहे हैं वो फिट भी हों। आखिर में आप कोई अगर मैसेज देना चाहें हमारे दर्शकों को, खान पान के जरिए वो क्या करें जिससे वो फिट रहें? मैं ऐसे आप मेट सर्फ बता सकती हूँ, मैं मेट सर्फ एंड 3 Fs ये मैं देके जाना चाहती हूँ। MEDSRF, अगर इसको फॉलो करेंगे तो बहुत चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। M फॉर मेडिटेशन, जो हम अगेन हमारा स्ट्रेस को कम करता है। E फॉर एक्सरसाइज, D फॉर डाइट, एंड S फॉर स्ट्रेस, ओके, और जो मेडिटेशन से अगेन जाएगा। R फॉर रेस्ट एंड F फॉर फन एलिमेंट आप लाइफ में जोड़िए। फाइन, इसको हम F फॉर फास्टिंग भी कह सकते हैं। एंड 3 Fs आर फास्टिंग एंड जो हमें गैपिंग चाहिए प्रॉपर खाने में डाइजेशन के लिए, और उसके अलावा फाइबर एंड उसके अलावा फन, यहाँ भी ठीक है, टू अवॉइड द 4th F दैट इज फार्टिंग और फ्लैटुलेंस वी कैन से। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी जानकारी आपने दी जो बहुत ही कारगर हो सकती है, बस इसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और कोई भी नियम, कोई भी चीज़ें आप तुरंत लाइफ में ना उतारें, हर किसी की कंडीशन अलग अलग होती है, उसके लिए मैम है ही। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू अरविंद।